बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद और जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। ये एक्सप्रेसो का ब्रांड न्यू एपिसोड है, लाइव है। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और साल को गुड बाय कहने के लिए तैयार होंगे। किस चक्कर में मजे में होंगे? 2023 में जैसे बड़ी ब्लेसिंग्स आई ना हमारे लिए 2023 You never know, किसी के लिए आई हूँ। हाँ। मतलब आप हमारे के एक्सपीरियंस है, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा मैं ओवरऑल एज अ नेशन बात कर रहा हूँ। एज अ नेशन ही, मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करती हूँ। अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो यू आर लकी इनफ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। क्या आपका 2023 में भी कुछ जिंदगी में अच्छा हुआ है? अच्छा, अल्लाह करे आपका 2024 में भी जिंदगी में कुछ अच्छा हो, आमीन। वैसे हम सबको बहुत जरूरत है जिंदगी में कुछ अच्छा, प्रोडक्टिव, कोई अच्छी चीज होने की, अच्छी खबरें सुनने की। सो वी होप के 2024 हमारे लिए अच्छा साबित हो। अल्लाह करे जी। अब तो एस्ट्रोलॉजर्स टाइम ही नहीं दे रहे, मतलब हर बंदा इतना बिजी है, वो बजाय इसके कि मेहनत करे, काम करे, प्लानिंग करे, स्टडीज करे, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि बताओ मेरा 2024 कैसा होगा। भाई अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की ना तो वैसे ही होगा जैसा 2023 था। मतलब कितनी आपने रूट बात की है, मतलब कितना तब्दील हो जाएगा प्लानिंग से, एफर्ट से, कोशिश से चेंज होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, अगर आप जो जिंदगी में या साल के लिए प्लान करते हैं उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो उसको अचीव कर पाते हैं या उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। हमने भी कितने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की, हमारी पता नहीं कितना बैकलॉग पड़ा हुआ है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का, पता नहीं कितने सालों का पड़ा हुआ है। अभी तक एक चीज है, मजाल है जो 2023 की पूरी हुई हो। कोई समझ ही नहीं आ रही कि जिंदगी जा कहाँ रही है। लेकिन अच्छा, हमें एक बात है कि हम हर साल में ना अपने आप को तब्दील नहीं करते, रेजोल्यूशन तब्दील कर लेते हैं कि चलो ये नहीं होता अब ये कर लेते हैं। तो इस साल न्यू रेजोल्यूशन क्या है आपका? मेरा तो सोचा ही नहीं मैंने, इस बार कुछ नहीं करना मैंने बेस्ट रेजोल्यूशन है कुछ नहीं करना। ये कामयाब हो जाएंगी इसमें, मैं आपको बता रहा हूं 2024 में। खैर जी, उम्मीद है आपका 2023 अच्छा गुजरा है और ये इस साल का आखिरी प्रोग्राम है जो हम आपके साथ कर रहे हैं। वंस अगेन हमने पूरी कोशिश की इस साल के अंदर भी कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करें, अर्ली मॉर्निंग आके आपसे बात भी करें, आपको इन्फॉर्म भी करें, आपका मूड भी अच्छा करें। उम्मीद है काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं और आगे भी कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी और जब तक अल्लाह को मंजूर है आपका हमारा साथ जरूर रहेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपकी प्लानिंग मुकम्मल है नए साल के लिए। फिल वक्त जो टेस्ट है क्रिकेट का वो जारी है और टेस्ट पाकिस्तान टीम का एक्चुअली जारी है और ये टेस्ट एज एन टेस्ट क्रिकेट एंड टेस्ट एज एन गेम का टेस्ट जो कि पाकिस्तान टीम का हो रहा है वो इस वक्त फैसला कुन मरहले में है। द बेस्ट पार्ट इज कि मैच का फैसला होगा एंड द टफ पार्ट इज कि पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार है। अर्ली ऑन 3 विकेट्स पाकिस्तान ने गंवा दी हैं। वंस अगैन इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को मायूस किया है ऊपर आकर और 4 रन बनाकर अब्दुल्ला, जबकि 12 रन पे इमामुल हक आउट हुए। इसके साथ साथ जो शान मसूद साहब है वो 60 रन बनाकर आउट हुए। इस वक्त क्रीज के ऊपर बाबर आजम द किंग मौजूद है। ही हैज स्कोर्ड 34 रन्स व्हाइल फेसिंग 56 बॉल्स और इसके साथ साथ सऊद शकील जो हमारे नीचे बहुत तगड़े बैटर हैं, अल्लाह करे आज चल जाए, 10 रन बनाकर इस वक्त नॉट आउट है। अच्छा जी, ये तो मैच की सूरत हाल है, लेकिन लाइफ हो तो हसन अली जैसी ना, मतलब परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, टीम में है या नहीं है, वो अपनी एंटरटेनमेंट से बिल्कुल बात नहीं आते। ये आपने एंटरटेनिंग मनाजिर देखें कि वो फील्डिंग के लिए एक स्पेसिफिक अंदाज में बाउंड्री लाइन के पास खड़े थे, उस पर उनको स्पेक्टेटर्स ने कॉपी किया और उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर एरोबिक्स कराई। ये देखे वहां पे एरोबिक्स करा के एरोबिक्स भी कराई और बाद में पहली दफा गोरों को भंगड़ा भी डलवाया। हाँ, ये तालियां भी बजाई उन्होंने, मजेदार किस्म के विजुअल्स थे। ये अच्छे एंटरटेनिंग, ऐसा टीम के अंदर कोई ना कोई एंटरटेनिंग इंसान होना चाहिए। धानी भी इस तरह की कुछ हरकतें करते रहते थे। हसन अली तो ऑल टाइम एंटरटेनर है हमारी टीम के। तो ये विजुअल्स हमने कहा मैच में मजीद डिस्कशन और अपने एनालिस्ट से बात करने से पहले आपको ये विजुअल्स पैसे वसूल करा दिए हसन अली ने। अच्छा खेल नहीं रहे तो क्या हुआ, अच्छा डांस तो कर सकते हैं, अच्छी मूव्स तो दिखा सकते हैं। मैंने इसलिए कहा लाइव होगा हसन अली। और वैसे हर टीम के अंदर एक ना एक ऐसा नमूना प्लेयर जरूर होता है जो कि ये करता रहता है। आप उसे एंटरटेनर कह लें, आप उसे कुछ भी कह लें, लेकिन चलें ऑल द बेस्ट। हसन अली ने बुरा नहीं खेला ये टेस्ट मैच, वैसे ठीक खेला है उन्होंने अपनी आमद के बाद। और बहुत सारे हमारे जो स्टार बॉलर्स इससे पहले खेल रहे थे, हसन ने अपनी वापस आने के बाद उस तरह से कोई मायूसी वाली फिजा नहीं फैलाई। हसन एक टीम पाकिस्तान के का मसला रहा है कि पाकिस्तान टीम एक्स्ट्रास बहुत दे रही थी। हमने आज सुबह एक नहीं दो एनालिस्ट आपके लिए अरेंज कर लिए। हमने कहा भाई एक से चलता नहीं है, आखिर मेलबर्न में टेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान कंपैरेटिवली जीत भी सकता है, अच्छी पोजीशन में भी हो सकता है। तो हमने कहा कि जरा दो एनालिस्ट से तजिया लिया जाए, तो हमारे साथ 2 एनालिस्ट आप बिल्कुल रिशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग जो कि लाहौर में होते हुए हमारे स्टूडियो में नहीं आए। इस बात पे हम मिर्जा साहब से जरा ऑफ एयर बात करेंगे। लेकिन मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच। रिशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसे आप दोनों, ठीक ठाक है? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला आपका भी और इमरान आपका भी। अरमला तो कह रही थी कि 2024 में वो कुछ भी नहीं करेंगी और इमरान कह रहे थे कि जो है शान मसूद साहब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है।
वो शान मसूद साहब कह रहे थे, तो उसका मतलब है कि जो कुछ नहीं करता वही कामयाब होता है इस मुल्क में, जो करता है वो कामयाब नहीं होता। मिर्जा साहब आपने मुझे पता ही किस जगह पे किया है, वैसे मुझे समझ आ गई, डायरेक्ट कप्तान बना दिया आपने मुझे, लेकिन चले कोई बात नहीं, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो इरशाद साहब आपकी सारी बातें, ये जो हम मैच की ताजा तरीन सूरत हाल इमरान ने भी बताई भी है, क्या लग रहा है पाकिस्तानी टीम कुछ जो कह ले मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इन मुश्किलों से निकल पाएगी? जी मेरे ख्याल पाकिस्तान बेहतर खेल रहा है, डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल पाकिस्तान का। अगर आप देखिए तो पहली इनिंग के जो 52 एक्स्ट्रास को अगर माइनस कर दें तो प्रैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया को हमने दोनों इनिंग्स में 260 पे आउट किया है, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ऑस्ट्रेलिया की इतनी पावर हाउस बैटिंग को उनके अपने होम ग्राउंड पे 260 पे रिस्ट्रिक्ट करना, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक बड़ा खुशाइंद है। तो उस तनाजुर में बड़ा टारगेट जरूर है 317 का, स्टेडली उसकी तरफ जा रहा है, दुआएं हम सब की हैं। बीच में डेफिनेटली वंस अगेन जो बात हुई थी पहले कि इमाम उल हक जो है उन पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, अपने शेल में चले जाते हैं और फिर कम स्कोर पे आउट हो जाते हैं। तो आई थिंक अब आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान को डेफिनेटली मैं समझता हूँ इमाम की जगह कोई चेंज करना पड़ेगा। इमाम की जगह क्या जी का जाना ठहर गया है मिर्जा साहब? इमाम की जगह कोई और चेंज करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल इस बात के इम्कानात रोशन है। डिपेंड करता है इस टेस्ट मैच के रिजल्ट पर कि पाकिस्तानी टीम अगर जीतती है तो लोग कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दीली नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमामुल हक ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है इस पूरी सीरीज में, और ऐसा लग रहा था वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, वो अपने लिए खेल रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। मैं समझता हूं कि अभी तो ये टेस्ट जीते और फिर उसके बाद क्या तब्दीलियां हो मुश्किल लगता है। देखिए जब तक बाबर क्रीज पर मौजूद है चांसेस है, सऊद शकील भी फंस कर खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ये रिवायत रही है कि 3-4 विकेटें अगर गिरी हैं और उसके बाद धड़ाधड़ 5-6 विकेटें एक साथ गिर जाती हैं, तो उस चीज को अगर रिपीट ना करें तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस है। मेलबर्न में नेथन लॉयन जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगे, जिस तरीके से बाबर ने भी उन पर अटैक किया, और शान मसूद ने जो इनिंग्स के लिए लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, कप्तान है शान मसूद ने, आप देखें ना कि तीसरी सेंचुरी बनाई है इस सीरीज में, और वो अपना एक आदमी अकेला क्या करेगा, बाकी आपके ओपनर्स ने डिसअपॉइंट किया, फिर आपके मिडिल ऑर्डर ने डिसअपॉइंट किया, बट शान मसूद प्लेड अ पॉजिटिव नॉक और उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अच्छी पोजीशन में है। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है आपको? आई मीन पिछली इनिंग में भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, इस दफा थोड़ा सा ओबियसली इस इनिंग्स में बेहतर खेल रहे हैं, आपको लगता है कि एक लंबी इनिंग्स तक लेके जाएंगे? उसूली तौर पे तो शान मसूद को भी अगर इतने बड़े टारगेट को वो चेस कर रहे थे, 1 डाउन आ रहे थे, 60 रन बना लिए थे, सेटल हो गए थे, आई बिलीव उनको इसको 100 में और 150 में कन्वर्ट करना चाहिए था, आगे लेके जाना चाहिए था, आई बिलीव। साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि शान मसूद को जो है वो इनिंग्स को और आगे ले जाना चाहिए था, क्योंकि वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे और वो बड़ी मुश्किल डाल रहे थे, लेकिन बाबर आजम की जो आपने बात की सबड्यूड नजर आए सीरीज में, और जो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है ना कि जी हम न्यूजीलैंड जब जाएंगे तो इब्तिदाई 2 T20 में शायद बाबर सबकी ऑडियो चली गई है जी, मुझे भी कहा जाता था, उससे पहले भी कहा जा रहा था कि बाबर आजम जो है उनको हम रेस्ट कराएंगे, न्यूजीलैंड के टूर पे नहीं ले जाएंगे, उससे पहले एक ऑडियो आ गई कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया। तो इतनी सारी चीजें जब एक साथ हो रही थी तो जहनी तौर पर बाबर आजम जो थे वो थोड़ा सा दबाव का शिकार थे, जिसकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी पता चल रहा है कि वो जिस अंदाज से जो थ्रिल जो एंथुसियाज्म उनमें होता है वो नजर नहीं आया इस सीरीज में। ठीक हो गया, थ्रिल एंथुसियाज्म नजर नहीं आ रहा। शाद साहब इसी बात को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ऑब्वियसली हमने पहले भी इस बारे में कई दफा बात की है कि जिस तरह से हम अपने स्टार प्लेयर्स को समटाइम्स ट्रीट करते हैं या हम अपनी अंदरूनी सियासत की नज़र उनको कर देते हैं, उसके बाद जो उनके स्पोर्ट के ऊपर असर आता है वो लॉन्ग टर्म नुकसानदेह टीम के लिए होता है और ओवरऑल दुनिया में तो हमारी जगहसाई होती ही है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान की पूरी जो तारीख है वो इस चीज से भरी पड़ी है कि जिस तरह हमने प्लेयर्स को ट्रीट किया है या मिस ट्रीट किया है तो उससे उनके अपने गेम पे कितना फर्क पड़ा है और वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, उनका फोकस नहीं रहता गेम पर। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक बोर्ड में कंट्रोवर्सीज कम हो, जिस तरह के बोर्ड तब्दील होते हैं जल्दी जल्दी,
चेयरमैन, चीफ सेलेक्टर्स, मुख्तलिफ लोग, तो उसका बहुत असर पड़ता है जाहिर है खिलाड़ियों पर भी। तो डेफिनेटली जो बिल्कुल मिर्जा ने सही कहा कि जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज हुई हैं, डेफिनेटली बाबर आजम भी जहनी तौर पे उसकी वजह से परेशान रहे होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर नजर आ रही है और अच्छा खेल रहे हैं। लेट्स होप कि कोई बड़ी इनिंग खेले इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, ये जो स्कोर कार्ड मेरे सामने है, इसमें एक चीज काफी हद तक इंडिकेटिंग है मिर्जा साहब कि जो भी प्लेयर्स कम स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, यानी कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, वो ज्यादा रन नहीं स्कोर कर पा रहे। इवन मैंने देखा कि जब डेविड वार्नर भी थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच पे गया है तो वो भी रन नहीं कर पाया। जब वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ गया है तो उसने रन किए हैं। टेस्ट क्रिकेट का ऐसा लगता है कि नेचर तब्दील हो रहा है। आज भी शान मसूद की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, 84.51 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है, सिर्फ 71 गेंदों पे 62 रन उन्होंने स्कोर किए, 60 रन स्कोर किए। तो आपके ख्याल में बाबर और जो सऊद शकील इस वक्त औसतन 59 और 55 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, दे शुड एनहांस इट, आई मीन थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलें या ठीक खेल रहे हैं आपके ख्याल में? इस वक्त इमरान और प्रेशर में अगर इस वक्त बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान के लिए। तो शायद इसी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इत्मीनान से खेल रहे हैं। लेकिन आपकी बात सही, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई विकेटों पर बैटिंग करना खासतौर पर एशियाई टीमों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है और माजी में भी यही रहा है। और अब आप देखें कि ये 15वां मौका है जब हमें टारगेट, ऑस्ट्रेलिया में हम सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं, टारगेट के चक्कर में जा रहे हैं। सिर्फ एक मरतबा 1976-77 में जब इमरान खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, हम ऑस्ट्रेलिया से टारगेट को चेस करते हुए जीते। और उसके अलावा जो 14 मरतबा में हम सिर्फ 3 मरतबा 250 से ज्यादा रन बना सके टारगेट को चेस करते हुए। तो ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखना होगा। शायद इसी वजह से स्ट्राइक रेट जो है इमरान वो कम है कि वो सोच रहे हैं कि अगर हम आउट हो गए तो पीछे तो तू चल मैं आया वाला हिसाब है ना, यहाँ तो पूरी बारात बैठी होती है। तो इसलिए शायद वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर। तो रिशाद साहब, बॉलर्स ने क्या अपना रोल प्ले कर दिया सेकेंड इनिंग्स के अंदर? खास तौर पे अगर मैं बात करूं, मीर हमजा का क्लिप बड़ा वायरल हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स शॉक हो गए उनकी 2 कंसेक्यूटिव विकेट्स को देखकर। ओवरऑल जो टारगेट मिला पाकिस्तान को, इसको लेकर आप समझते हैं कि बॉलर्स हैव प्लेड देयर रोल? 262 जस्टिफाइड था जब आपने 4 विकेटें सिर्फ 16 रन पे गिरा ली थी, वाज इट फाइन? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वहां से थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियंस वर लेट ऑफ द हुक क्योंकि हम लोगों ने कैच ड्रॉप किए। लेकिन ये कि डेफिनेटली मीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन शाह अफरीदी का रिटर्न टू फॉर्म बहुत वेलकम है। लेकिन आज सुबह भी का जो सेशन था उसमें भी फील्डिंग लैप्सेस थे और ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत एवरेज थी, जिसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान का हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है ग्राउंड फील्डिंग, तो उसको डेफिनेटली उस पर वर्क करना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी डेफिनेटली। अदरवाइज बॉलर्स जितना भी एफर्ट कर लें, बैट्समैन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर फील्डर्स एक स्लॉपी फील्डिंग कर रहे हैं तो वो सारा इम्पैक्ट है वो जीरो हो जाता है। मेरे साहब, हम जीत भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। यू हैव अ क्वेश्चन? मैं फील्डिंग को लेके ही सवाल करने वाली थी क्योंकि कैचेस ड्रॉप हो रहे थे मिर्जा साहब, और इसी वजह से कमेंटेटर्स ने भी तनकीद की कि, और कल भी इमरान ने भी इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे कि जब बॉलर इतनी ज़बरदस्त किस्म की एक विकेट को बनाता है और उसके बाद जब उस तरह के कैचेस ड्रॉप होते हैं, अब्दुल्ला शफीक की भी एग्जांपल दी, और जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया तो उनको कमेंटेटर्स ने काफ़ी तनकीद भी की। तो ये जो कैचेस ड्रॉप होने वाला मामला है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब्दुल्ला शफीक से 3 कैच ड्रॉप हुए, उसका रिफ्लेक्शन आज उनकी बैटिंग में नजर आया क्योंकि सब लोग उनको टारगेट किए हुए थे और बहुत ज्यादा उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था। तो अब्दुल्ला शफीक आज जल्दी आउट हो गए। तो कैचेस को इंप्रूव करना होगा। अब तो प्रोफेसर साहब को प्रिंसिपल साहब के ओहदे पर तरक्की दे दी गई, अब तो वो प्रिंसिपल बन गए। फाइन भी वो लगा रहे हैं हफीज साहब। मैं हफीज की डीन बन जाएंगे कुछ दिनों के बाद। आप लगता है कि कहीं प्रो वाइस चांसलर ना बन जाए, मुझे तो ये लग रहा है। तो आहिस्ता तरक्की होती जाएगी, लेकिन तवज्जो नहीं दे रहे। और मीर हमजा की जो बात की, रिशाद साहब भी कह रहे थे, मीर हमजा 400 से ज्यादा विकेट डोमेस्टिक में लेकर आए। हमारे यहाँ जो बॉलर डोमेस्टिक खेलता है, अगर वो लॉन्गर वर्जन में जाता है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और आप देखें कि कराची में बेशतर क्रिकेटर्स खैबर पख्तूनख्वा से आए और सेटल हुए। अब अहमद इस टीम में, वो केपीके के मीर हमजा इस टीम में, एक सुहेल खान आए थे, वो तो मेल नर्स बन गए थे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के। वहां बता रहा हूँ आपको, उनको नौकरी नहीं थी, तो जब वो वहां स्वाद से आए तो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के क्लिनिक में मेल नर्स का काम करते थे और शाम को राशिद लतीफ एकेडमी में क्रिकेट खेलते थे। सुहेल खान, यूनुस खान देखें मर्दान से आए, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा से आए और कराची में सेटल हुए। मीर हमजा भी उनमें से एक है। अनवर अली मेट्रोविल साइट में रहते हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तो मीर हमजा ने बड़ी
मेहनत की है, उनका आगे पीछे कोई नहीं अल्लाह के सिवा, और उनकी मेहनत को उन्हें रिवॉर्ड मिला है। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है अगर उन पे काम किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ काम कहाँ होगा, हमारे यहाँ सियासत ज्यादा होती है ना, प्लेयर्स आते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ही कैन बी अ गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। नहीं, मेरे ख्याल में इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं कि आपके अंदर अल्लाह ने टैलेंट रखा हो, आप अपने टैलेंट पे अपने आप को पाकिस्तान जैसे सिस्टम में प्रूव करें, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। हमारे पास पीछे अगर मैं बैटिंग ऑर्डर देख रहा हूं, क्योंकि मेरी नजरें बहरहाल स्कोर कार्ड से हट नहीं रही, आई एम सो सॉरी। पीछे मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है मिर्जा साहब, दो बड़े आम प्लेयर्स हमारे पास हैं। और आपने बड़ा अच्छा सऊद शकील के लिए आप अक्सर कहते हैं फंस के खेलता है, टेस्ट में एक्चुअली वही कामयाब है जो फंस के खेलता है, और ये पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसपे सऊद आते हैं। जो पीछे हमारे पास दो बैटर है, इनसे क्या होप्स है आपकी? रिजवान इज बीन गुड, आई मीन पहली इनिंग अच्छी खेली थी उन्होंने, अच्छे कॉन्फिडेंट नजर आए थे। देखिए ऑस्ट्रेलियन काम करते हैं, उन्होंने देखा कि रिजवान ऑन साइड पे ज्यादा अच्छे, एक छक्का भी उन्होंने पैट कमिंस को लगाया था, उनका ऑन ज्यादा मजबूत है एज कंपेयर टू ऑफ साइड। तो वो उनपे काम जरूर करके आएंगे कि रिजवान को किसी तरीके से आउटसाइड द ऑफ स्टंप फंसाएं। और सलमान अली आगा ने एशियन विकेटों पे रन किए, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर वो पहली मर्तबा खेल रहे हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से वो 3 इनिंग्स खेले, पर्थ की 2 इनिंग्स और यहाँ मेलबर्न की, तो वो इतने कामयाब नहीं साबित हुए। तो मैं समझता हूँ इन दोनों पे बहुत रिलाई करेगा। अभी तो ये पार्टनरशिप, आप स्कोर पर नजर रखें, एक्सप्रेस भी कहता है ना कि हर खबर पर नजर, तो आपकी नजर स्कोर पर होनी चाहिए और उसके अलावा कहीं और नहीं होनी, और हर बॉल पर हमारी नजर है। शाद साहब, डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस रिगार्डिंग सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान जो कि मेयर साहब कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मिर्जा से। ये बात मैं जरूर बार कहूंगा कि ये चीज हमेशा मैं बहुत एडमायर करता हूं कि मोहम्मद रिजवान एक फाइटर हैं, और न्यूजीलैंड में भी उन्होंने बड़ी मुश्किल में बेहतरीन बैटिंग की थी, तो वो आसानी से विकेट देने वाले आदमी नहीं है। और वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ढारस वाली बात है कि मोहम्मद रिजवान जैसा मजबूत खिलाड़ी अभी मौजूद है। ये एशियन टीम्स का एक ग्राफ रहा है। अब देखिए, आप कल इंडिया की मजबूत टीम एक इनिंग से हार गई साउथ अफ्रीका से, तो पहला टेस्ट मैच। तो एशियन टीम्स बाहर जाके स्ट्रगल करती है फर्स्ट मैच में या फर्स्ट 2 मैचेस में, और उसके बाद दे कम इनटू ऑन। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक मार्जिन पाकिस्तान को देना चाहिए। ठीक हो गया। इन द एंड मिर्जा साहब, ये जो कल हमने भी इंट्रो के अंदर हसन अली के विजुअल दिखाए हैं, मैं वही कह रही थी कि मजेदार एक एंटरटेनर रहता है कोई ना कोई टीम के अंदर। धानी को भी हमने देखा है, हसन अली ऑल टाइम एंटरटेनर है। आपने कल इनकी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस देखी? परफॉर्मेंस के हवाले से बताया, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? देखिए हसन अली, मुझे लगता है क्रिकेट छोड़ने के बाद फिल्मों की तरफ ना आ जाए, जिस तरह से वो एंटरटेनमेंट, आपको पता है रैंप पे भी चले वो। ये देखिए, आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं है। आपने कहा था कि हसन अली मुझे डर है कि इंडिया में ही ना रह जाए नहीं रहे, वो वापस आ गए, बॉलीवुड नहीं गए। ऑफर हो जाएगी उनको, लेकिन आप देखें ना उनका कैरेक्टर ऐसा है, वो जॉली कैरेक्टर के। और मजे की बात है, जब वो क्रिकेट खेलते थे, कोई उनसे पूछता था कि आप किस क्लब से खेलते हैं, तो कहते थे LWCC, क्योंकि गुजरावाला के पास एक जगह है लद्दे वाला वड़ाइच, तो वो लद्दे वाला वड़ाइच क्रिकेट क्लब कहने के बजाय वो कहते थे मैं LWCC से खेलता हूँ। तो कैरेक्टर बड़े जबरदस्त है। तो आप देखें, लद्दे वाला वड़ाइच वाला ऑस्ट्रेलियंस को भी एक्सरसाइज करा रहा है, इससे बड़ी फख्र की बात क्या होगी? सर, वो LWCC के इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके बाद ज्यादातर लोग जाने को नहीं LWCC से। अच्छा, पिछली इनिंग्स में हमने ये भी देखा था कि नीचे हमारे जो बॉलर्स थे, आई थिंक आमिर हैड प्लेड अ वेरी गुड इनिंग। मैं नाम मिक्स कर जाता हूँ नए प्लेयर्स के, मेरे साथ बड़ा मसला। आमिर जमाल जो है अच्छा खेल गए थे, और डीजे शाहीन ने भी कुछ रन्स किए थे। तो हमें टेल एंडर से भी उम्मीद रिशाद साहब लगानी चाहिए टू प्ले अ बेटर इनिंग। आई मीन कोई कैमियो शैमियो एक्सपेक्ट करें हम? जी बिल्कुल इमरान, ये आपको पता है कि जब शुरू में आमिर जमाल पहली दफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, तो उनको कहा गया था कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं, और उनके कुछ 50 हाफ सेंचुरीज भी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली, और बिल्कुल शाहीन ने भी कुछ रन किए। तो लेट्स होप के आवर टेल दिस टाइम आल्सो इज एज रेजोल्यूट एज इन द फर्स्ट इनिंग्स। बहुत अच्छा खेले और पाकिस्तान को एक डेफिनेट अच्छे स्कोर पे, बल्कि विक्ट्री टारगेट पाकिस्तान पूरा करे इंशाल्लाह। अल्लाह करे। मिर्जा साहब, क्या प्रेडिक्शन है? हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ठीक कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लाहौर की फोगी फिजाओं से? जरा आप करें प्रेडिक्शन मेरे साहब। बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, इतना फॉग होता है कि आप जा नहीं सकते। आप लोगों ने तो कहा था अभी ऑफ कैमरा आपसे बात करेंगे, हमारी तो आंखें पत्थर की हो गई इंतजार कर करके। लेकिन ये कि आप जो है ना, अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पार्टनरशिप चल गई ना इमरान और अरमला, तो शायद इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। बेहतर दुआ करें। ठीक हो गया। रिशाद साहब, आपको भी ये लगता है कि पार्टनरशिप चल गई तो अच्छा होगा कुछ? जी है बड़ा टफ टारगेट, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने होम ग्राउंड पे
बहुत टफ राइवल्स हैं, तो आई थिंक इट्स a 50-50 चांस, बट एटलीस्ट पाकिस्तान फाइट तो कर रहा है, जो बात मेन है। फाइट करके अगर हार भी जाए तो कोई इतना दुख नहीं होता। वैसे हमारे एनालिस्ट की सबसे अच्छी बात यह कि सारे तीनों इस मर्द हजरात बड़े ऑप्टिमिस्टिक चल रहे हैं इस रेकॉर्ड को लेके। इमरान भी बड़े होपफुल है, रिशाद साहब भी और मिर्जा साहब भी, लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा मैं तो सारी पॉजिटिविटी दो एनालिस्ट, दो सीनियर एक्सपर्ट से लेता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह करे जी, अच्छी बात है। और लेकिन हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे थे, एक चीज का मुझे आज भी दुख होता है बीइंग क्रिकेट व्यूअर, कि हम क्यों किसी सीनियर प्लेयर के ऊपर आज भी रिलाय करके ये नहीं कह सकते कि वो विकेट के ऊपर खड़ा है, वो निकाल लेगा मैच। हम आज भी थोड़ा शेकी क्यों होते हैं? आई मीन बाबर अगर खेल रहे हैं, दो के इतने ज्यादा मैचेस बाबर के नहीं है एज पर एक्सपीरियंस, ही इज यंग बट ही इज अमेजिंग। आई मीन दुनिया में उन जैसा नहीं है, तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि हम कहेंगे नहीं, बाबर आजम इज देयर, वी कैन डू इट, जैसे इंडियन, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड के प्लेयर्स करते हैं, इवन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स करते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाए तो मजा आ जाए। खैर, आज का मैच बहुत बड़ा टेस्ट है, आप दुआ भी करें। पाकिस्तान टीम इज पुटिंग इट्स एफर्ट, आई बिलीव एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। हम नए साल के हवाले से बात कर रहे थे। खुशी हो या जीत की आज़ादी हो या कुछ भी हो, हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। कोई शादी ब्याह का इवेंट हो या नए साल की आमद का जश्न हो, आमतौर पर देखने में ऐसे आता है कि ऐसे मौके पर नौजवान जो हैं वो अपनी खुशी का इजहार कैसे करते हैं। वो सड़कों पे निकलते हैं, फिर हर तरफ एक तमाशे का मंजर होता है, कहीं वन व्हीलिंग हो रही होती है, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, इनफैक्ट वो बाजे बजाए जाते हैं, रास्ते रोक दिए जाते हैं, हवाई फायरिंग के वाकयात हम देखते हैं, और कहीं इस कदर आतिशबाजी की जाती है कि बच्चे हो, बूढ़े हो, हर कोई डिस्टर्ब होता है। हम इस सेलिब्रेशन को इस हद तक ले जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द वाले जिस तरह से उससे मुतासिर होते हैं। आज हमने बात करनी है कि जी नया साल चूंकि आने वाले हैं और इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं, लेकिन आप सेलिब्रेट कैसे करना है कि अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके मोहल्लेदार, आपकी सोसाइटी, वो से बॉदर ना हो। इस पे आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बात जी। प्रोफेसर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, काफी दिनों के बाद आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमने कहा चले नया साल है तो हम जरा बात भी कर लें। सबसे थैंक यू वेरी मच। नासिर भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो सबसे पहले बताइए कैसा रहा 2023 आपके ख्याल में, आपके लिए भी और हमारी कौम के लिए भी? हाउ यू सी 2023 फॉर पाकिस्तान ओवरऑल? अच्छा, मुझे पाकिस्तान के हक में तो बहुत मसाइल नजर आए। अल्लाह ताला करम फरमाए हमारी कौमी सतह पर। जो एक इंडिविजुअल, तो हर इंसान के अपने अपने मसाइल हैं, हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत खुशियां भी अता फरमाता है और गमी परेशानी भी आती रहती है। ये सारी चीजें तो साथ साथ चलती हैं, जिंदगी का हिस्सा है। इन्ना माल उस्र युस्रन, इन्ना माल उस्र युस्रा। मुश्किल के साथ आसानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद ग्रामी याद आता है। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह मुस्कुराहट की वजह क्या है, आप मुस्कुरा रहे हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो दो आयात मेरे ऊपर भेजी है ना, कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो साथ ये है कि अगर उस पत्थर एक की तरफ इशारा किया, फरमाया उस पत्थर में भी अगर मुश्किल दाखिल हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से आसानी आकर उस मुश्किल को निकाल देगी। ये इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी ये हदीस पाक हौसला अफजा है, जिस वजह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा। जो मुश्किलात हमने पिछले साल, उससे पिछले साल या पिछले सारे सालों में देखते चले आ रहे हैं, बहुत उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा कि हम इन मुश्किलात से निकल सकें, आसानियों की तरफ जा सकें। इनफरादी सतह पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक पर करम फरमाए, इज्तिमाई सतह पर और कौमी सतह पर बहुत जरूरत है कि आज बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब ये जिस अहम नुक्ते की तरफ हमने इशारा किया, हम साथ विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, नए साल की आमद होती है, खुशियां तो खैर जरूर मनानी चाहिए, आई मीन देयर इज नो हार्म, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन हम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं खुशियां मनाते हुए, और इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि हमारी खुशी, हमारा जश्न कई दूसरे लोगों के लिए तकलीफ का बायस बनना शुरू हो जाता है। इस पे क्या टेक है आपका? इस पे क्या हुक्म है हमारे लिए? क्या तरबियत? बात की है इमरान भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात की। ये अभी मैं अरमला हसन का सुन रहा था, जो उन्होंने इंट्रो दिया उसमें भी, और आप जिस तरफ इशारा जो कर रहे हैं, वाकई ये खुशी मनाने का कोई तरीका नहीं है जिसमें हमारी खुशी और किसी और के लिए दुख हो जाए, किसी के लिए मुसीबत हो जाए, किसी के लिए तंगी बन जाए। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको इस्लाम ही नहीं गिना कि जो इंसान जिस किसी की जुबान से, हाथ से, किसी काम से दूसरे को तकलीफ होती है, वो कौन सी खुशी है? ये कोई खुशी नहीं है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू आप दोनों के सामने रखना चाहता हूं कि कौम खुशी मनाने के लिए कितनी तरसी हुई है कि ये साल का पूरा होना मुझे नहीं समझ आती। इसमें हमारी अपनी अचीवमेंट तो कोई नहीं है।
महीने गुजरे, 1 महीना, दूसरा, तीसरा, 12 महीने गुजरे तो साल आ गया, और ये नेचुरल प्रोसेस है, खुद ब खुद आ गया। इस खुद ब खुद आने वाली चीज पर हम इतना खुश हो रहे हैं, इतना भी नहीं सोचते कि हमारी अचीवमेंट क्या है, इस 1 साल में हमने यानी क्या अचीव किया, इस साल के अंदर हमारी अचीवमेंट्स बतौर कौम क्या है कि हम इन पर खुशियां मना सकें। लेकिन अगर खुशी मनाने के लिए कोई चीज मिल भी जाए तो उसका तरीकाकार है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता फरमाया कि हमारी खुशी बाकी सारे लोगों की खुशियों में इजाफा करे। अगर हमारा खुशी मनाने का ऐसा तरीका है जो बाकियों को दुखी कर दे, किसी मरीज के लिए मुश्किल पैदा कर दे, दुख पैदा कर दे, परेशानी पैदा कर दे, तो ये बिल्कुल नामुनासिब है। अच्छा प्रोफेसर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने अभी बात की दुनिया भर में हम बात करते हैं, जैसे इमरान ने भी सवाल में कहा कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज में उसको सेलिब्रेट करते हैं और वो सेलिब्रेशन से एक प्रॉपर एहतमाम के साथ की जाती है। हम चूंकि उस कौम से या उस माशरे से इतने इंस्पायर्ड हैं कि हमने उसको कुछ अजीब तरीके से मोल्ड करके अपनी सेलिब्रेशंस का हिस्सा बना लिया। आपको लगता है कि हमारे जो एज अ सोसाइटी भी हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि ये जो सेलिब्रेशन का अंदाज है जिसको हमने अपने मुताबिक मोल्ड किया है, इसमें भी चेंजेस आनी चाहिए? बिल्कुल चेंजेस आने चाहिए। पहली चीज जो मैं आपके सामने रखता हूँ, असल में सोसाइटी हमारी तकसीम हो गई, इतनी बड़ी बाइफरकेशन हो गई। एक तरफ तो लोग इसकी मुबारकबाद अगर कोई दे तो उसको गैर इस्लामी कहने लग जाते हैं। इस पर कोई दुआ पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की सिखाई हुई दुआ, तो उस पर कई लोग उसको हदीस को ज़ईफ और पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं और सिर्फ दुआ की हद तक या मुबारकबाद की हद तक भी तैयार नहीं होते। और दूसरी तरफ एक वो तबका है जिसका आपने जिक्र किया कि वो एक दूसरी इंतहा है जिसमें खुशी मनाने के वो तमाम तरीके जो वहां जो मगरबी ममालिक ने मुनज़्ज़म अंदाज में रियासतों की सरपरस्ती के साथ वो जो किसी को तकलीफ नहीं देते, वो ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में खुशी मनाते हैं। हमारे पास चूंकि कोई ऐसा मुनज़्ज़म अंदाज नहीं है तो हम उसको जब अपने तौर पर मोल्ड करते हैं तो वो बाकी सब लोगों के लिए मुश्किलात बन जाती हैं। तो मैं सबके लिए एक पैगाम देता हूँ, हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब हर महीने के खत्म होने पर, हत्ता के साल, हुज़ूर हदीस पाक में इज़ा दखल शहर अव सना, तो जब महीना दाखिल होता या साल दाखिल होता तो अंदरूनी कैफियत में तब्दीली जरूर आती थी कि आका अलैहिस्सलाम भी दुआ पढ़ते थे, सहाबा को सिखाते थे और सहाबा इकराम दुआ सिखाते। इसको इमाम बग़वी ने मुजिब सहाबा में ये रवायत लाए और सही सनद के साथ लाए कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस दुआ को ऐसे सिखाते थे, यतअल्लमून हाज़ा दुआ कमा यतअल्लमून अल कुरान, वो इस दुआ को ऐसे सिखाया करते थे जैसे कुरान मजीद सिखाया जाता है। और वो दुआ थी, अल्लाहुम्मा अदखिल अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामत वल इस्लाम व रिदवान मिनर रहमान व जवाज मिनश शैतान। ए अल्लाह, इस महीने और इस साल को हमारे ऊपर सलामती और इस्लाम के साथ दाखिल फरमा, अमन और ईमान के साथ दाखिल फरमा और शैतान से बचा और रहमान की रजा अता फरमा के इस हाल में हमें साल में दाखिल फरमा। तो ये दरमियानी कैफियत है, खुशी हो, उस खुशी को अच्छे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस तरह मनाया जाए कि किसी के लिए तकलीफ का बायस ना बने, वो खुशी सबको महसूस हो और हर एक को अच्छी लगे, एक सोबर अंदाज हो। ठीक है, तो ये जो आपने तस्करा किया कि कुछ लोग एतराज करते हैं कि जी आप नए ईसवी साल का आगाज है, अंग्रेजी साल है, ये इसकी मुबारकबाद तो न दें या क्यों दे रहे हैं, और कुछ लोग इसके ऊपर बाकायदा बुरा मानते हैं, तो आप समझते हैं ये गलत है? खूबसूरत बात की आपने, बहुत ही खूबसूरत तरफ तवज्जो दिलाई आपने। एक्चुअली सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इसकी मुनासबत दुरुस्त है या गलत, वो एक अलग टॉपिक, हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर ईसवी है तो सैयदना ईसा भी हमारे नबी हैं। अगर हिजरी है तो रसूलुल्लाह की हिजरत आका अलैहिस्सलाम खातमुन नबीयीन आखिरी नबी हैं। तो हमें जिस भी नबी के साथ कोई चीज उनके साथ उसकी निस्बत है, मंसूब है, हमारे लिए खुशी है। आका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए थे इमरान हसन भाई, तो वहां पर यहूद को देखा कि वो रोजा रखते थे मुहर्रम उल हराम के, आशूरा मुहर्रम का। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात अता फरमाई। तो हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये बात है और ये दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए खुशी का है, नहनु अहक्कु मिनहुम बिमूसा, तो हम उनसे ज्यादा हकदार है मूसा अलैहिस्सलाम के, तो हम भी रोजा रखेंगे 9 और 10 का 2 रोजे रखेंगे। तो मैं कहता हूं अगर ये दिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये साल की स्टार्ट मंसूब है, अगर ये मंसूब है तो फिर तो हमारी ये खुशी उनसे भी ज्यादा है। और एक मजे की बात आपको बताऊं, हमारा जो हिजरी साल शुरू होता है ना आका अलैहिस्सलाम की हिजरत से, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई थी वो हिजरत थी 28 सफर को,
मक्का से आका अलैहिस्सलाम निकले थे और 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम मदीना में पहुंचे थे। यानी हमारा हिजरी साल मुहर्रम का पूरा महीना गुजर के, सफर का पूरा महीना गुजर के 28 तारीख थी जब हमारा हिजरी साल शुरू हुआ, लेकिन वो जनवरी की पहली तारीख थी आका अलैहिस्सलाम की हिजरत की। आप अंदाजा करें। अच्छा, यानी ईस्वी साल का पहला दिन था हमारा। तो आप यूं कह लें कि अगर शमसी है तो सूरज भी, अगर कमरी है तो चांद भी, ये दोनों अल्लाह की इबादत में है। और अल्लाह ताला ने इन दोनों को इसलिए पैदा किया लिताअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ताकि हम इससे सालों का हिसाब रख सकें, अपनी नमाजों के औकात का हिसाब रख सकें। हमारी इबादत सूरज और चांद के साथ जुड़ी हुई हैं। माह रमजान का आगाज चांद के साथ होता है, लेकिन सैर और अफ्तार सूरज के साथ होती है। हमारी नमाजों के औकात सूरज के साथ है। तो ये महीना कोई भी अंग्रेजी नहीं है, ये राइट साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कुछ इस्लामिक नुक्ता निगाह से भी और सोशल पहलुओं के ऊपर भी आपने बड़ा के साथ हमारी तवज्जो दिलाई। आप ये मनाजिर देख रहे थे, कुछ ये जो फ्लाइंग हॉर्सेस हमें नजर आ रहे थे, हेलीकॉप्टर बने हुए मोटरसाइकिल्स के ऊपर, और मैं कहता हूँ मैं जब भी किसी को इस तरह से वन व्हीलिंग करते देखता हूँ, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये आज सही सलामत घर पहुंचे, इसकी माँ इसका जिंदा चेहरा देखे। ऐसा कम होता है और बहुत सारे लोग यहाँ से जख्मी होकर फिर रेस्क्यू 1112 के जरिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। प्लीज अपना ख्याल रखिए, और वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं ना आपके, उनको जरा उनका ध्यान रखिए कि 31 तारीख को कर क्या रहे हैं वो रात को। बिल्कुल, इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात एक्सप्रेसो हीरो से कराते हैं। तिब के शोबे जी, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली डॉक्टर लुबना से, जिनको अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने अपने सालाना सेशन 2023 में पाकिस्तान के गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में जदीद तहकीक के मैदान में पेशरफ्त करने पर अवार्ड दिया है। ये अवार्ड क्या है और इस अवार्ड को वसूल करने के मौके पर डॉक्टर लुबना ने कहा है कि बदकिस्मती से इस शोबे में खवातीन की तादाद बहुत कम है। इसकी अहम वजह यही है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ट्रेनिंग बहुत सख्त है, बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है इसमें, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो खवातीन डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत कम है। इस वक्त डॉक्टर लुबना कमानी हमारे साथ मौजूद हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस अवार्ड। हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों को इस अवार्ड के हवाले से बताएं कि ये अवार्ड है क्या और आपकी किन खिदमात के एतराफ में आपको अवार्ड दिया गया। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ये मुझे जो अवार्ड मिला है वुमेन डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हीलियो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की तरफ से, तो ये इसमें 5 लोग बेसिकली वर्ल्ड में नॉमिनेट हुए थे और ऑनलाइन वोटिंग हुई थी पूरी दुनिया में, और उसमें जो वोट्स थे वो मेरे सबसे ज़्यादा थे मिकदार में, इसलिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। ये बेसिकली उन खवातीन के लिए अवार्ड होता है जो मेल डोमिनेटिंग फील्ड में अपना नाम बनाती हैं, खवातीन को आगे लाती हैं, वेरियस रिसर्च करती हैं। जैसे मैंने रिसर्च की, आर्टिकल्स लिखे, सेमिनार्स किए, वेबिनार्स किए, CME की, हमने एक विलमेट बनाई है जो वुमेन इन लीडरशिप लीग मेडिसिन में है, क्योंकि इस शोबे में खवातीन बहुत कम आगे आती हैं। जैसे आपने कहा और सही कहा कि इसकी ट्रेनिंग बहुत टफ है, और प्लस जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे में होते हैं। तो प्रेगनेंसी, जब खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो वो प्रोसीजर्स में नहीं जा सकती, तो इस वजह से भी खवातीन को थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आने के लिए। प्लस एक तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में नहीं आती, उसमें अगेन लीडरशिप पोजीशंस पे नहीं आती। बहुत सारी खवातीन ज्वाइन करती हैं लेकिन फिर वो पार्ट टाइम काम करती हैं या वो फिर ट्रेनिंग छोड़ भी देती हैं बीच में से। तो लीडरशिप पे अगर आप बात करें तो ओनली 10% जो है ना वो वुमेन लीडर्स है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या मेडिसिन में। लीडर से मुराद ये है कि या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या रेजिडेंसी डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, मेडिकल डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो ये चीज़ें, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने रिसर्च की, वेरियस आर्टिकल्स लिखे और एक वॉइस क्रिएट की पाकिस्तान से बेसिकली। अच्छा, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं हेल्थ के शोबे में या खवातीन को आगे आने में, जैसे कि आपने कहा कि मुश्किल होता है, कम लोग आगे आते हैं, एक चैलेंजिंग सोसाइटी है। वहीं पे पाकिस्तानी होने में एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे मसाइल की नौयत को देखते हुए जब दुनिया के सामने आप उनको लेकर आते हैं तो दुनिया की तवज्जो भी मिलती है आपको कि आप एक ऐसे मुल्क से उठकर आ रहे हैं जहाँ पे शायद इतना कोई सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है। ये फैक्टर किस हद तक इस अवार्ड के लिए आपके काम आया और आपको इसने हेल्प किया अपने आप को हाईलाइट करने में, अपने काम को हाईलाइट करने में?
कुछ हद तक तो हेल्प किया है, लेकिन बेसिकली वुमेन इन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के मसले पूरी दुनिया में हैं। वहाँ के मसले थोड़े से मुख्तलिफ है वेस्ट के एज कम्पेयर टू ईस्ट के। ओके। हमारा एक कॉन्सेप्ट है मेडिसिन के अंदर वुमेन का, डॉक्टर ब्राइट का, कि वो MBBS डिग्री के बाद बहुत सारे लोग इन लॉज जब शादियां हो जाती है तो काम नहीं करने दिया जाता बेसिकली, क्योंकि नाइट ड्यूटीज नहीं करने देते, क्योंकि ट्रेनिंग में हमारी नाइट ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये देखें कि अगर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के शोबे में खवातीन नहीं आएंगी, हमारी पॉपुलेशन 50% खवातीन की है, तो एक्सपेक्टेड है कि 50% हमारे पेशेंट्स भी फीमेल्स होंगी, और फीमेल्स को ही प्रेफर करती हैं फॉर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर बिकॉज ऑफ वेरियस कल्चरल एंड रिलीजियस नॉर्म्स, और ये एक्सपेक्टेड भी है। तो आप ये सोच लें कि खवातीन को हेल्थ केयर सहूलत मिलने में भी कितनी दुश्वारी होगी। शहर में तो फिर भी आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट फीमेल मिल जाती है, लेकिन अगर आप गांव में जाएं या कराची से हट के बाहर जाएं तो फीमेल्स बहुत कम है। डॉक्टर लिब्ना, मेरा अगला सवाल भी यही था कि शहरों के अंदर तो फिर शायद खवातीन भी उस तरह से उस लेवल पे रिलक्टेंट नहीं होती किसी मेल को दिखाने में, बट स्टिल गांव देहातों में जहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज है और वहाँ पे खवातीन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इन मामलात की वजह से, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? और इतना ज़रूरी है खवातीन को इनकरेज करना कि वो इस शोबे को अपनाएं और बहुत बेहतर अंदाज में उसमें परफॉर्म करें। अच्छा देखें, ये सिर्फ खवातीन से नहीं होगा, इसमें सोसाइटी में मेंटल एक अडेप्टेशन और मेंटल चेंज और एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, हम सबका माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। इसी रिसर्च में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा है कि हम किस तरह खवातीन को इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूजन डाइवर्सिटी ला सकते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में। एक तो ये है कि फ्लेक्सिबल आवर्स कर दें आप ट्रेनिंग के आवर्स कम कर दें, ड्यूरेशन बढ़ा दें। जैसे हमारे अगर 4 इयर्स की ट्रेनिंग है या 3 इयर्स की है तो आप ट्रेनिंग 5 और 6 इयर्स कर दें, लेकिन क्योंकि खवातीन 36 आवर्स या 24 आवर्स नहीं काम कर सकती एट स्ट्रेच, तो आप उनके आवर्स कम कर दें और ड्यूरेशन बढ़ा दें। प्लस चाइल्ड डे केयर फैसिलिटी होना चाहिए हॉस्पिटल्स पे, स्पेशली जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। कुछ हॉस्पिटल में, कराची में, बड़े सेंटर्स में चाइल्ड डे केयर फैसिलिटी है, जैसे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में है, आगा खान में है, तो खवातीन अपने बच्चों को लाती हैं, यहाँ पे डे केयर फैसिलिटी होती है, शाम को लेकर चली जाती हैं। तो ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्लस लोगों का माइंडसेट कि भाई खवातीन को हमें आगे लाना है, हम 50% पॉपुलेशन को घर में नहीं रख सकते, हमारी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। और हमारे कायदे आजम का भी यही कॉल है कि औरतों को, फीमेल्स को शाना पशाना चलना है। मैडम फातिमा जिन्ना ने चला है, तभी तो हमें पाकिस्तान मिला है। तो डॉक्टर साहिबा, आपकी अगर रिसर्च की तरफ थोड़ा हम आए, मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर सोशली हम हेल्प कर सके लोगों को, क्या कहती है आपकी रिसर्च हमारी खवातीन की हेल्थ को इन स्पेसिफिक लेकर? आपने प्रेग्नेंट वुमेन की जानिब भी इशारा किया, फिर रिसेंटली जब फ्लड्स आए उसमें हमने देखा लोग बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हुए। सबसे ज्यादा मसाइल इनफैक्ट यही आ रहे थे, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से रिलेटेड आ रहे थे। आप बीइंग अ स्पेशलिस्ट, आप इस हवाले से कुछ भी हमें बताइए, क्या कहेंगी आप? अच्छा देखिए, वुमेन जो है दे आर यूनिक, पेशेंट्स भी यूनिक है और फिजिशियन भी यूनिक है, बिकॉज दे आर सर्टेन रिक्वायरमेंट जो मेल्स में नहीं होती। अब जैसे आपने प्रेगनेंसी की बात की, हेपेटाइटिस एंड प्रेगनेंसी वो मेल में नहीं होगा, वो फीमेल में होगा। मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, हेपेटाइटिस एंड प्रेगनेंसी। जैसे अभी फ्लड्स आए उसमें हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन हो गया है, और हेपेटाइटिस ई अगर प्रेगनेंसी में आ जाए तो वो लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। हमारे पास ही बहुत सारे खवातीन एडमिट हुई लिवर फेलियर की, और हर हॉस्पिटल में हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांटेशन की सहूलत नहीं है, और हम 2 लाइफ को डील करते हैं, माँ और बच्चे, और हम दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो फीमेल में ही हो सकते हैं, पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, रेक्टल डिसऑर्डर्स के होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं। फिर आंतों की सोजिश हो जाती है प्रेगनेंसी में, जिसको हम IBD इन प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें हम बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो ये हो गया पेशेंट का पर्सपेक्टिव। अब आप फिजिशियन की तरफ अगर वुमेन में आए तो फिजिशियन के अपने मसले, जैसे अगर वो खातून प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको मैटरनिटी लीव पे जाना होता है, प्लस आप फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे के प्रोसीजर्स नहीं कर सकती वो। अगर वो 1 साल प्रोसीजर नहीं करेंगी और 1 साल के बाद आएंगी तो वो हैंड जो है वो रस्टेड हो जाता है, वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं रहती। प्लस फिजिशियन को 36 आवर्स की ड्यूटी एट अ स्ट्रेच करनी होती है ट्रेनिंग में, तो वो बहुत सारी खवातीन को MBBS के बाद वन लास्ट क्वेश्चन, आखिरी मिनट है मेरे पास, जो
खवातीन जो डॉक्टर्स, यंग मेडिकल प्रोफेशनल बनना चाहती हैं या बन रही हैं, कंफ्यूज्ड हैं अपना कि किस शोबे की जाने वो जाएं, उनके लिए आप बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उनको? लास्ट 20 सेकंड। मैं एक ही मैसेज दूंगी, मेडिसिन में हर फील्ड बहुत अच्छी है जी। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है बेसिकली। लेकिन प्लीज खुदाया अपने 5 साल जो आपने डिग्री के लिए जाया ना करें, उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि आपने एक सीट को ऑक्यूपाई किया है, मुल्क के रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज आप पे लगे हैं, तो इसको यूटिलाइज करें, इसको काम करें, राइट डॉक्टर साहब, कैपेसिटी से करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई और वंस अगेन आपको बहुत मुबारकबाद, बहुत फख्र है हमें, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। अल्लाह करे ऐसे ही आपकी खिदमात पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए जारी रहें। थैंक यू वेरी मच। आपने किया। डॉक्टर लुबना कमानी हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, टॉप ऑफ द आवर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको अपना सेगमेंट दिखाते हैं और सेगमेंट के अंदर हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक अदद जर्मन वीलॉगर से जो फ्लैग्स के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का उनका ट्रिप कैसा है, 60 से ज़ायद ममालिक का दौरा कर चुके हैं। सना उनसे बात करिए। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नहायत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि है एक जर्मन ट्रैवल व्लॉगर के बारे में। 60 से ज़ायद ममालिक का जो है वो दौरा कर चुके हैं, 8 साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और 5 कंट्रीज़ में वो स्टे भी कर चुके हैं। तो आइए मार्सल लेट से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी स्टोरी। हाय मार्सल, हाउ आर यू? Assalamu alaikum, I'm very good, how are you? Walaikum assalam, Marcel. It's such a pleasure to talk to you and to have you in my show because your story inspires me and it's a lot. आपको किस चीज़ ने पाकिस्तान आने और यहाँ घूमने फिरने पर मजबूर किया, और ये भी बताएं कि यहाँ आने के बाद आपकी पाकिस्तान के बारे में राय तब्दील हुई and why Pakistan? So but currently now I'm back in Germany. अब तो मैं जर्मनी वापस आ चुका हूँ, लेकिन मैंने 6 महीने पाकिस्तान में ट्रेवल किया। मैं जब 21 साल का था तब से ही ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ ममालिक में सयाहत के गर्ज से जाता हूँ। मुझे घूमना फिरना और एडवेंचर करना बहुत पसंद है। हर जगह में नए लोगों से मिलता हूँ, नई नई जगह देखता हूँ। पाकिस्तान में घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में बेशुमार सकाफतें मौजूद हैं। हर जगह एक मुख्तलिफ जुबान बोली जाती है और पाकिस्तान के लैंडस्केप का किसी से मुवाजना नहीं। People are so hospitable and welcoming and yeah. So I am surprised to know this कि how did the idea of using पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए लोकल बाइक 125 का इस्तेमाल करने का आइडिया आपके पास कैसे आया? दिस लोकल ब्रांड किस तरह रेट करेंगे बाइक की सवारी को बाकी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सवारी? How's the experience? I think it's just like a very authentic way to travel Pakistan instead of 125 बाइक पाकिस्तान में बहुत पायदार है। अगर मैं अपनी किसी हैवी बाइक पर आया होता तो मैं यहाँ बहुत तंग हो जाता। बड़ी बाइक्स को हैंडल करना जरा मुश्किल होता है। 125 बाइक के इस्तेमाल से मेरा सफर बहुत आसान हो गया। ये बाइक बहुत जानदार है। मैंने हुंजा और झील, सैफुल मुलूक जैसे खतरनाक रोडों पर भी इस बाइक का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस बाइक के मैकेनिक भी पाकिस्तान में हर जगह आसानी से मिल जाते हैं। कई बार बाइक खराब हुई, लेकिन मुझे हर बार कोई ना कोई मैकेनिक मिल ही जाता था। अगर मेरे पास कोई हैवी बाइक होती तो पहाड़ी इलाकों में इसका मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल था। मुझे बाइक पर ट्रेवल करके बहुत मजा आया। It's difficult to like get it fixed if in the like middle of nowhere somewhere you don't find the spare parts. And with the Honda 125, you don't have any problems at all. You can get it fixed everywhere, and like I said, it's powerful. You can go everywhere. It looks cool, and I really liked it with the Honda 125. Okay, Marcel, I would like to know पाकिस्तान घूमने के बाद कोई ऐसा मोमेंट या जगह जो आपको कभी नहीं भूलेगी, वो क्या है? Far as in Pakistan now. I would say my most memorable encounter was the first time when I arrived in Pakistan. सबसे जबरदस्त लम्हा तो तब था जब मैं पाकिस्तान पहुंचा। जब मैं सऊदी अरब में था तब वहां मेरी एक पाकिस्तानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई। उसी ने मुझे कहा था कि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मैं उसके घर में ठहरूं।
उसने मुझे अपने कजन का नंबर शेयर कर दिया था जो कराची में रिहाइश पजीर था। तो जब मैं पाकिस्तान आने लगा तब मैंने अपने दोस्त के कजन से राब्ता किया कि कहीं कॉफी या चाय पर मुलाकात करते हैं, लेकिन उस कजन ने मुझे अपने घर आने की दावत दी। वो आधी रात को 3:30 बजे एयरपोर्ट आया और उसने मुझे वहां से पिक किया। वो मुझे अपने घर ले गया, अपनी फैमिली से मिलवाया। उसका नाम अहमद था। मैंने उसकी तरह का वेलकम दुनिया में कहीं नहीं देखा। ये मेरे लिए हैरान कुन था क्योंकि जर्मनी में हम लोगों के कल्चर में फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। हम लोग फैमिली और दोस्तों के साथ इतना वक्त नहीं गुजारते। जर्मनी में हम ज्यादा वक्त अकेले ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत सोशलाइज्ड हैं। We don't really have the culture in Germany of like, you know, spending time with our family, meeting our friends so much. We're like more like kind of lonely people a little bit, and in Pakistan they're very socializing. So I was like very, very happy to like, you know, get all this love from those people, like spend time together with them. It was very beautiful. That was my most memorable experience. Fantastic. That sounds fantastic, and that shows the hospitality of Pakistani people. आपने अपने सफर में पाकिस्तान की लोकल कम्युनिटी को कैसा पाया? जर्नी मार्शल? The local community was just like amazing. Like everywhere. पाकिस्तान की लोकल कम्युनिटी बहुत अच्छी है। मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझे अपने घर में आने की दावत देते थे। चाय या खाने की दावत जरूर देता था। मैं ऐसी जगहों पर भी गया जहाँ पर ना फार्म हाउस थे और ना ही होटल्स, लेकिन मुझे कहीं भी रहने का मसला नहीं पेश आया। लोग मुझे अपने घरों में ठहराते थे। मैं कल ही जर्मनी में किसी जगह ट्रेवल कर रहा था, वहाँ मुझे रहने के लिए कोई होटल नहीं मिला और न ही मुझे किसी ने अपने घर रुकने की दावत दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैंप कर लिया जाए। जब मैंने कैंप किया तो 6 पुलिस वाले आ गए और उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी जब मैं कैंप करता था तो अक्सर पुलिस आ जाती थी, लेकिन वो मुझे वहां से भगाते नहीं थे बल्कि मेरी मेहमान नवाजी करते थे और मुझे खाने पीने की चीजें दे जाते थे। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। The police was like very welcoming to me. And yeah, like all the Pakistanis I met, very hospitable and welcoming. Fantastic. So as a German travel vlogger होने के नाते ये बताएं कि आप किस तरह अपने vlogs में स्टोरी टेलिंग करते हैं जिससे पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने आए। You're visiting. Yeah, to be honest, I just started recently, so I started my vlogging journey. मैंने अपनी व्लॉगिंग का आगाज 4-5 माह पहले ही किया है, इसलिए मैं स्टोरी टेलिंग में जरा कमजोर हूँ। जो वीडियोस मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें बहुत कमी है। वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की अक्कासी सही से नहीं कर सकती। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द स्टोरी टेलिंग में बेहतरी लाऊं ताकि लोगों को सही अंदाजा हो कि पाकिस्तान के लोग दर हकीकत कितने अच्छे हैं। Pakistanis to know how nice the people are. My next question is this. इस तमाम तर सफर के बावजूद आप पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? And you are hustling here and there. So I was like taking a lot of videos from all मैं the places. पाकिस्तान में जहाँ भी गया मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई, लेकिन इन्हें एडिट करने का वक्त मुझे नहीं मिला। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस एडिटिंग पर किया ही नहीं। मैं 2-3 हफ्ते घूमता था, उसके बाद कहीं अगर टाइम मिल जाए तो एक आधी वीडियो एडिट कर देता था। अब 1 माह से मैं जर्मनी में हूँ तो यहाँ बैठकर आराम से वीडियोस एडिट कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के बारे में मेरे पास तकरीबन 20 वीडियोस हैं जो मैं एक-एक करके रिलीज करूंगा। Content and then I edit it later. Do you find कि आपको यहाँ लैंग्वेज बैरियर का सामना भी करना पड़ा? With people? Oh yeah, 100%. Lots of language barriers. जी बिल्कुल। जब भी मैंने नॉर्थ की तरफ सफर किया मुझे बहुत लैंग्वेज बैरियर्स का सामना करना पड़ा। वहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी गया 1 या 2 लोग मुझे इंग्लिश बोलने वाले मिल ही जाते थे। और अगर कहीं ना भी मिल सके तो हाथों और चेहरे के तासुरात के इस्तेमाल से हम बातचीत कर लिया करते थे। Communicate somehow and it almost worked out. And in the end, Marcel, I would like आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों को कोई एडवाइस करें जो लोग मगरबी मुमालिक से पाकिस्तान सयाहत के घर से आना चाहते हैं। Visit and stay and travel in Pakistan. I would say just come with an open mind
don't plan too much. मेरा मशवरा यही है कि ओपन माइंड के साथ पाकिस्तान आएं। ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं और सिर्फ सयाहती मकामात पर मत जाएं। रैंडम जगहों का इंतखाब करें। रैंडम जगहों पर ही आप पाकिस्तान की असल मेहमान नवाजी देख सकेंगे। एक फॉरेनर होने के नाते आप जब पाकिस्तान आए तो ये जरूरी है कि आप एक सोशल पर्सन हो, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बहुत बातें करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए मेहमान खुदा का एक तोहफा है, इसलिए ये लोग मेहमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ आप जो भी करें आपको बहुत मजा When you आएगा। come to Pakistan, like be prepared to like talk a lot, meet a lot of people, and yeah, like I said, just like be open-minded and do whatever. You will have a good time. Fantastic. Very nice message. Fantastic, Marcel. The formal part of your journey, we have listened to it and definitely thoroughly I enjoyed it. Now I have a rapid fire round with you. I'll give you 2 options and you'll have to choose one, but you have to be very quick. Are you ready? Okay. Okay. So, what is your favorite Pakistani food? Biryani or chicken kadhai? Biryani. Oh, fantastic. Lassi or chai for a refreshing break? Chai. Chai, okay. Exploring historical landmarks or immersing in local markets? Yeah, emerging in local markets, 100%. Okay, nice. Capturing spontaneous moments or planning each shot? Oh, definitely spontaneous moments are the best. Okay, and the next one is this: interacting with locals in English or attempting phrases in Urdu? I would say attempting phrases in Urdu. It's better. Okay. Okay. Walking around the city streets or cruising along the countryside roads? Countryside roads. Suppose if you were born in Pakistan, which city which you prefer? Karachi, Lahore, Peshawar or Quetta if you visited? Karachi. Okay, that's nice. And on this note, Marcel, it's lovely knowing you more on a personal level. But I'm not going to let you go like this. I have heard that you sing really well and you have to sing for me and for my audience. Who told you that? The beautiful song that we all love. Yes, Dil Dil Pakistan. We would love to listen from you. What was it again? The Pakistan, Jan, Pakistan, dear. And what is right? It's finished, right? Yeah. Very nice, Marcel. And what a beautiful message Marcel ने जो दिया, और बिल्कुल हमारे लोगों का प्यार, हॉस्पिटैलिटी सारी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर से मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई उमूमी तौर पे जब नया साल आता है तो आप बैरून मुल्क का रुख करते हैं, खासतौर पे गल्फ दुबई वगैरह का रुख करते हैं, और वहाँ पे आप क्या देखते हैं? वहाँ पे आप डांसिंग फाउंटेन्स देखते हैं, वहाँ पे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, साफ सुथरा माहौल देखते हैं, आतिशबाजी देखते हैं। यस, टू एंजॉय योर न्यू ईयर, और उसके साथ साथ म्यूजिक का तड़का लग जाए तो आप ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं। खैर, अगर इस दफ़ा आपका इरादा है तो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर यू कि आप इस इरादे को तब्दील भी कर सकते हैं और तर्क भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर, हमारे कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त एक बड़ा खास मौका है इस नए साल 2024 को मनाने का, और वो ये है कि यहाँ पे डाउनटाउन इस्लामाबाद में जो नया डाउनटाउन इस्लामाबाद बन रहा है, यहाँ पे दुबई तर्ज के डांसिंग फाउंटेन के मनाजिर आप इस्लामाबाद के अंदर देख सकेंगे। और न सिर्फ के डांसिंग फाउंटेन्स देख पाएंगे बल्कि पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी समथिंग रियली हैपनिंग। ये कहाँ हो रहा है और मजीद इसमें क्या आपको मिलेगा, हमने कहा जरा ये आप तक पहुंचाए ना। और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त फरीद ज़का बाजवा साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है पार्क व्यू सिटी के, और यही रूह रवा भी हैं सारे इवेंट के, सारी हैपनिंग के। तो हमने कहा जरा फरीद साहब से इसी बारे में हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फरीद साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हम अभी जैसे अपने इंट्रो में भी बात कर रहे थे कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी न्यू ईयर आता है सेलिब्रेट करने के लिए। वी ट्राई कि हम अब्रॉड जाएं, वहाँ पे सेलिब्रेट करें, बट इस बार हमें इस्लामाबाद यानी कैपिटल के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इस तमाम तरह एक्टिविटी को बताएं, डांसिंग फाउंटेन्स हों, फायरवर्क्स हों, कॉन्सर्ट्स हों, आप लोगों ने प्लान किया है न्यू ईयर नाइट के लिए? जी थैंक यू अर्मला। अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में बात हो रही थी कि जी
जो वेस्टर्न कौमें हैं बड़े मुनज़्ज़म तरीके से खुशियाँ मनाती हैं, तो हम भी इंशाल्लाह पिछले 3 साल से तो हम भी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो इस साल देयर इज़ अनदर फेदर इन द कैप। हम विद ऑल द अप्रूवल्स वी हैव लॉन्च्ड स्टेट ऑफ द आर्ट द लार्जेस्ट डांसिंग फाउंटेन्स इन पाकिस्तान। अभी आप दुबई की बात कर रही थी, तो ये दुबई से इनफैक्ट बेहतर, अभी थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। सो इंशाल्लाह जी 31 को हम लोग यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स आर लाइव, जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, एंड बीच में साथ कॉन्सर्ट होगा, फायरवर्क्स होंगे एंड लाइट शोज होंगे जी। अच्छा, आपने कहा इट्स बेटर देन दुबई, दुबई से कैसे बेहतर है ये? सो एक तो दुबई का जो फाउंटेन है वो आज से 10 साल पहले बना था। दुबई इज़ एन आइकॉन बाय ऑल मीन्स, मैं हरगिज़ उनको डाउनग्रेड नहीं कर रहा। दुबई दुबई है, लेकिन हमारे पास दुबई से बेहतर चीज़ें हैं। हमारे पास मौसम है, हमारे पास पहाड़ हैं। तो पार्क व्यू सिटी में जहाँ पे डांसिंग फाउंटेन इंस्टॉल हुए हैं और वो ऑपरेशनल हैं इस वक्त, वहाँ पे आसपास पहाड़ हैं, सामने मरी के माउंटेन्स हैं, एंड इट्स राइट इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। मौसम अच्छा है, खूबसूरती है, ग्रीनरी है एंड पहाड़ है, ये चीज़ें दुबई में नहीं है। That's amazing। हाँ जी, वेदर ने इसको एक अच्छा ऐड किया है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली वेदर भी इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए किस तरह से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और क्या अट्रैक्शन मजीद इन फाउंटेन्स के अलावा होगी? बिकॉज पीपल लाइक टू लिसन म्यूजिक, अच्छी एक्टिविटी हो, फूड हो, और हम पंजाब में वैसे ही खाने और इन सारी चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं, तो खाने पीने का प्रॉपर इंतजाम है वहाँ लोगों के लिए? इंशाल्लाह इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। देयर बी फायर पेट्स, मौसम की वजह से वहाँ पे उसका बंदोबस्त किया गया हुआ है। वहाँ पे फूड स्टॉल्स बड़े अच्छे हैं, जितने इस्लामाबाद की लीडिंग रेस्टोरेंट्स हैं उनके स्टॉल्स वहाँ पे लगे होंगे, एंड इट्स अ फ्री एंट्री। सो जो मेरी जितने ट्विन सिटीज़ इस्लामाबाद पिंडी के जो रायशी हैं, दे आर मोर देन वेलकम, एंड फॉर दैट मैटर एनी वन फ्राम पाकिस्तान इज़ मोर देन वेलकम कि वो तशरीफ़ लाएँ वहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ। फैमिलीज़ का एक सेपरेट एरिना है ताकि वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, एंड बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इंशाल्लाह इसका हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई वाज अबाउट टू आस्क कि फैमिलीज का आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वो फ्री एंट्री हो तो फिर हमें पता है, हमने देखे हैं मुनाजिर क्या होते हैं न्यू ईयर ईव के ऊपर। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे है कि हाउसिंग सोसाइटीज तो और भी बहुत सारी हैं, उनके भी फूड कोर्ट्स एंड ऑल, आई मीन ऑल ऑफ देम दे हैव इट, बट आपने ये क्यों करने का फैसला किया? बिकॉज एक इतनी बड़ी एक्टिविटी प्लान करना इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, बड़ा मुश्किल भी हो जाता है, और ऑब्वियसली उसके ऊपर बजट भी बड़ा लगता है। तो व्हाई डिड यू प्लान दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी? देखिए जी, एक तो हम मुख्तलिफ इस तरह हैं कि वी आर राइट इन द मिडल ऑफ इस्लामाबाद, तो हम ये मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट, हम पिछले 4 साल से ये कर रहे हैं, एंड एवरी ईयर इज़ गेटिंग बेटर। तो इस साल जो हम यहाँ लेके आ रहे हैं चीज़ें बीच में, वो पिछले साल से कहीं आगे हैं। लाइक वी हैव द लीडिंग सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मिंग, इंक्लूडिंग आतिफ असलम साहब, शफकत अमानत अली साहब, उत्तलिया, यंगस्टर्नर्स या यंग जनरेशन के लिए। तो इट्स अ वेरी वेरी हैपनिंग प्लेस। जो लोग वहाँ पे आएंगे वो खुद ही इसको वाउच करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा इवेंट इंशाल्लाह होने जा रहा है। और ये कॉन्सर्ट की एंट्री भी सबके लिए फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है जी, और ये इंशाल्लाह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे। फैमिलीज़ के लिए हमने इसका बड़ा रूट प्लानिंग, ट्रैफिक मैपिंग वगैरह बड़ी अच्छी की हुई है। सो ये हम हर साल कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह भी इस साल भी हम पूरी मेहनत से और पैशन से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। ठीक है, ठीक है। तो आपकी अगर हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, एज यू सेड, इट्स राइट इन द मिडल ऑफ इस्लामाबाद, विद दैट आर देयर एनी मोर प्लस पॉइंट्स जो कि आप मेंशन करना चाहें? खास तौर पे हमें बड़ा ही अच्छा लगता है जब ऐसे मनाजिर हम हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज देखते हैं, जो कि वो बड़ी मिसालें देते हैं हमें बाहर की। अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है तो फिर हम भी कहते हैं यार देखें ये चीज़ पाकिस्तान में भी है अब। तो एनीथिंग एल्स दैट यू लाइक टू ऐड फरीद आपकी हाउसिंग सोसाइटी को लेकर? देखें जी, जो आपने बात की दुबई फाउंटेन्स की, अब दुबई फाउंटेन मेरे ख्याल में 95% पाकिस्तानीज़ ने नहीं देखा होगा। सो नाउ दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि दुबई डांसिंग फाउंटेन से जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो, और उससे जो बड़ा फाउंटेन है ये राइट इन द मिडल ऑफ इस्लामाबाद इंस्टॉल हो चुका हुआ है, एंड दिस इज़ बिकमिंग द अर्बन टूरिज्म हब इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान में जितने भी टूरिज्म के मौके हैं वो सारे रूरल हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, शहर के अंदर टूरिज्म के मौके बहुत कम हैं, और वक्त आ गया है कि जब भी आप इस्लामाबाद आएंगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपसे ज़िद करेंगे कि हमने फाउंटेन के सामने बैठ के अपनी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट में खाना भी खाना है, और अपनी मर्ज़ी के कप कॉफ़ी भी पीनी है, और अपनी मर्ज़ी की सर्विसेज भी एंजॉय करनी है वहाँ पे जी। That's amazing. We are looking forward। और इस एक्टिविटी के लिए तो मेरे हाल से हमने हर तरफ सोशल मीडिया पे बहुत एक हाइप भी देखी है कि everyone is talking about this activity जो न्यू ईयर नाइट पे आप लोगों ने प्लान की है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी वाला सेक्टर, ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है, अब हम इस एक्टिविटी को तो डिस्कस करें, मगर आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हमने कहा ये सवाल भी कर ले। अब डाउनफॉल आया है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी को लेके,
पिछले 2-3 सालों में अगर हम बात करें, अभी क्या सूरत हाल है? अब चूंकि अब इलेक्शंस भी अनाउंस हुए हैं, चीज़ें भी बेहतर हो रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ रही है, व्हाट डू यू थिंक कि आइंदा आने वाला जो साल है प्रॉपर्टी को लेकर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है और कितनी बेहतरी आने वाली है? जी, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव, आवर ग्रुप इज़ वेरी पॉजिटिव। जितने पाकिस्तान में जो अच्छे डेवलपर्स हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उन पे अच्छा वक्त आ चुका हुआ है और मज़ीद अच्छा होने जा रहा है। जिस तरह आपने बात की कि वो जो टाइम चल रहा था, अगर आप मुझसे पूछें तो द गुड टाइम्स आर कमिंग, दैट पैच इज़ ओवर नाउ, पर ओनली फॉर द गुड प्रोजेक्ट्स। सो इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो रिटर्न्स प्रॉपर्टी पे हैं, रियल एस्टेट पे हैं, वो दुनिया में कहीं पे इस तरह के नहीं हैं। सो दोज गुड टाइम्स आर कमिंग अगेन। एंड जो हमारे जितने पाकिस्तानीज़ हैं वो यही करें कि जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, मेक श्योर उस प्रोजेक्ट को देख के, फील करके, अपने प्लॉट को देख के इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ठीक है। फरीद बाजवा, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप न्यू ईयर आने वाला है, जो इन एडवांस हमारी तरफ से आपको न्यू ईयर की भी मुबारकबाद। विद दैट आपके जो भी आने हैं उनको हम एक बार फिर बता दें, इफ़ यू वांट टू एंजॉय डांसिंग फाउंटेन्स इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तो आप ये जो डाउनटाउन है यहाँ पे जाकर डांसिंग फाउंटेन पार्क व्यू सिटी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं और नए साल को मना सकते हैं। और सबसे मजे की बात ये कि आतिफ असलम का कॉन्सर्ट फ्री में देख सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर। एग्जैक्टली, और साथ में आपको फूड स्टॉल, ये सारी चीजें, एक्टिविटीज मिल रही हैं, और फैमिलीज के लिए अगर स्पेसिफिक इंतजाम है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए, आपकी न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को थोड़ा ऐड किया जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद जी वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और अफेरा फैज बात करें कि 2024 को हम अपने लिए और दूसरों के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2024 में हम अपनी ज़िंदगी को, अपने माशरे को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, वो की क्या है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। वकार अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अगर इनफरादी तौर पर या माशरती हवाले से अगर हमने इस दुनिया को खूबसूरत बनाना है अपने लिए, लोगों के लिए, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर काम किया जा सकता है? दुनिया को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है या बाकी अफराद अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, उसके लिए पैमाना जो है, फ़िलहाल तो मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जितने अरसा हेल रही वो क्यों रही, ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर क्यों नहीं कर सका, और उसके बाद वो कौन सी चीज़ थी, एक की चीज़ जो कि जिसको करने के बाद उसके बाद ना सिर्फ मेरी अपनी ज़िंदगी बेहतर हुई बल्कि आप ऑफकोर्स सराउंडिंग्स में भी जहाँ जहाँ आप असरअंदाज होते हैं वहाँ पे बेहतर हुई। वो है तस्सुबात, बायसेस। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का 80% जो है वो इंतहाई एक मुतासिब इंसान के हवाले से। वो तासुब जो है उसके बहुत सारे दायरे हैं। वो दायरा जो है वो आपका कास्ट हो सकती है, वो आपका इलाका हो सकता है, वो आपका रिलीजन हो सकता है, वो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, वो एनीथिंग। ये सारे के सारे जो है वो तासुब के मुख्तलिफ दायरे हैं। फिर रिश्तेदारों के अंदर आपको बताए, और बहुत सारे इन दायरों के अंदर आप रह रहे होते हैं, और फिर आप करते ये हैं कि जिस चीज़ से आप मुतासिब होते हैं उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किसी और की राय जो है उसको मुकद्दम जानते हैं, खुद जाके नहीं देखते कि एक्चुअली क्या है। तो मुझे ओवर द टाइम, यानी वक्त के साथ साथ ना, मुझे एहसास हुआ कि जिस चीज़ को दुश्मन कोई मुझे बताया ना कि ये दुश्मन है, तो मुझे उसको ज़रूर जाके खंगालना चाहिए। मुझे कोई कहना कि ये किताब जो है बहुत ही गलत लिखी हुई है, मुझे वो खुद पढ़नी चाहिए। हो सकता है कि वो गलत लिखी हो सकता है वो ठीक लिखी हो। इससे हट के मुझे किसी की राय पे बेसिकली अपनी राय कायम नहीं करनी, बल्कि जो जिस किताब के बारे में राय दी जा रही है मुझे वो जाके किताब पढ़ लेनी है। अच्छा, खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन ये चीज हमारे लोगों में है नहीं, तो हम इसको कैसे ओवरकम वो इसी वजह से फिर अगर वो नहीं होगी तो आप एक कुएं के अंदर फिर मेंढक की शक्ल में जिंदगी गुजारते रहेंगे। लेकिन वो आपकी जिंदगी को एक जहन्नम सा बना देती है ना, कि जब हर चीज हर वक्त एक तस्सुब भी तो एक आग है बुनियादी तौर पे। यानी कॉग्निटिव जो बायसेस हैं या जो अकली तस्सुबात हम उनको कहते हैं, ये तो बड़े ट्रिकी होते हैं। इनको तो आपको कई दफा हम बात कर चुके हैं कि इनसे अगर आपने जान छुड़ानी है तो इनको तो पहली स्टेज पे आपने पहचानना है।
ठीक है जी, पहली स्टेज पे आपने कॉग्निटिव बायस को पहचाना, अक्ली तासुब को, दूसरी स्टेज पे आपने उसको अवॉइड करना शुरू किया, और फिर क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होते हैं, जिस तरह कन्फर्मेशन बायस है, ये इस तरह के बहुत सारे इस तरह के बायसेस हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के तमाम फैसले गलत करवाते हैं। कॉग्निटिव बायसेस का क्या प्रॉब्लम है, जो अक्ली तासुबात हैं, कि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम फैसले गलत करते चले जाते हैं। ये जो दूसरे जनरल तासुब है, जो जिससे आप खुद भी आगाह होते हैं, शायद आप उसको तासुब की शक्ल नाम ना दें, बट आप उससे आगाह होते हैं कि आप किस को नापसंद कर रहे हैं। और मतलब ये है कि हर वो किताब, हर वो आइडिया, हर वो चीज़ जो कि आपको बताई जाए कि ये बिल्कुल ही गलत है, तो वो बिल्कुल ठीक है। आप उसको गलत या दुरुस्त तब करेंगे जब आप उसको अप्रोच करें, और उसको अप्रोच करने के बाद ये फैसला करें कि ये गलत है, ये ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 80-90% चांसेस यही हैं कि शायद आपकी राय कुछ और होगी। और बिल्कुल इसी तरीके से जब आप पूरे माशरे को स्टडी करते हैं तो आपको मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, हम ग्रुप्स हैं ना, ये तासुबात क्या हैं, ये बुनियादी तौर पे कंट्रीज़ क्या हैं, मुल्क क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं। हम बहुत निचले सतह पे चले, सूबे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके नीचे डिवीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील्स हैं, गांव है, फिर आपका मोहल्ला आ जाता है। तो ये तमाम ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स की बहुत सारी शक्ल है। ग्रुप की जो एग्जिस्टेंस है उसके हवाले से जो अहम तरीन आर्गूमेंट हमारे पास है वो ये है कि ठीक है, ग्रुप जो है वो बहुत क्लोजली काम करता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है जी, चीज़ों को बेहतर अमल में ला सकता है। तो ये इसकी एग्जिस्टेंस की जवाब, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है, तो ये इसका जवाब है। लेकिन जब आप एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को नापसंद करते हुए, और फिर तीसरे ग्रुप को नापसंद करते हुए, और इस तरफ जब चल निकलता है, तो वो फिर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाता है, बल्कि ओवरऑल जो सोसाइटी है वो इस तरह शुरू हो जाती है। तो हमने ये देखा है कि हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पे डाइवर्सिटी है, यानी कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे डिफरेंट तर्ज के लोग रहते हैं, अब रहना है तो यानी आप यूँ समझिए कि जबर है, अब रहना है, गुजारा करना है समथिंग, तो कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि वो जो तासुबात हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो जो जबर है जिसकी वजह से उनकी आपस में मेल मुलाकात है, जब भी मेल मुलाकात होगी तो वो तासुब वैसे ही ज़ायल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तासुबात जो हैं वो किसी न किसी हवाले से किसी अथॉरिटी ने फैलाए होते हैं। वो कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, वो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी हो सकती है, वो कोई मजहबी अथॉरिटी हो सकती है, वो कोई आपकी रीजनल कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी हो सकती है, जिसने आपके ज़हनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली होती हैं। लेकिन जब आप खुद जाके मिलते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो ज़ायल होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए जो की चीज़ है, यानी तअस्सुबात को ख़त्म करने के लिए जो बहुत ही बुनियादी तरीन चीज़ है, या जिसको हमने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया पूरी दुनिया में, वो टूरिज़म है। यानी आप जितने ममालिक आप ऐसे देखेंगे, जितने रास्ते खुलते चले जाते हैं, तो वो तअस्सुब जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक पूरी जनरली हम किसी भी ग्रुप के हवाले से जब एक खद्दो खाल हमारे जहन में ना एक होता है, स्कीमा होता है, ठीक है। वो पूरी कंट्री, अगर मिसाल के तौर पे एक मुल्क है जो कि 40 करोड़ लोगों पे मुश्तमिल है या 5 करोड़ लोगों पे मुश्तमिल है, तो उसके हवाले से अगर मुझे ये बताया जाएगा कि वो एक दुश्मन मुल्क है, ठीक है, या वो एक अच्छा मुल्क नहीं है, तो मेरे जहन में जो स्कीमा है वो ये है कि वो 5 करोड़ का मुल्क है, तो वो 5 करोड़ के 5 करोड़ ही ठीक नहीं है, ये 40 करोड़ के 40 करोड़ ही ठीक नहीं है। वो हम मान लेते हैं ना, वो हम मुकम्मल तौर पे इस तरह मान लेते हैं। तो इस तरह ये जो ग्रुप साइकोलॉजी है, इसने खैर इस पर काफ़ी काम किया, जो ग्रुप्स हैं। बट तासुबात बुनियादी चीज़, जितना आप तासुब को निकालेंगे तो उतना जो है वो ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अभी भी आप देखिए कि हमारे जो हम वतन लोग हैं, जब ये बैरूनी मुल्क जाते हैं तो आपने एक बड़ा ख़ास बिहेवियर, रवैया आपने नोट किया होगा कि जब ये बाहर जाते हैं तो इनको अचानक अपनी शनाख्त के हवाले से ये सेंसिटिव हो जाए।